देहरादून में भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस यानी भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोगों पर विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें कि आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन खासतौर पर हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया और जहां पर इसरो के सचिव डॉक्टर वीके नारायण समेत कई वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञ अपनी विशेषताओं और अनुभवों को उनके द्वारा साझा किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीक के विधिवत अनुप्रयोगों को और बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास और सतत प्रगति का लक्ष्य रखा गया। आज एक स्वर्णिम इतिहास की विरासत को गौरवपूर्ण वर्तमान तथा विकसित भारत के भविष्य की ओर ले जा रहा है। और जैसा उन्होंने कहा, सच में आज मेरे अंदर भी और ज्यादा उत्साह आ गया। आपने कहा कि भारत विकसित भारत बनेगा ही बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है वो संकल्प पूरा होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग अपने अपने टारगेट अपने सामने रखें। जैसे इसरो के अध्यक्ष होने के कारण से उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी कि इसरो के क्या टारगेट है, और हर क्षेत्र में जब भारत बुलंदियों को छुएगा, तरक्की करेगा, एक नया इतिहास रचेगा और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत को विकसित भारत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और भारत को विकसित भारत बनना ही है। जिस प्रकार से आज भारत की प्रगति हो रही है, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप सभी प्रख्यात हमारे वैज्ञानिकों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अभी अभी हम सब लोगों ने देखा कि युवा एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में भारत का तिरंगा फहराकर संपूर्ण देशवासियों को गौरवान्वित करने का काम किया है। और उसमें भी सुरक्षित जो उनकी उड़ान हुई है और सुरक्षित वहां लैंडिंग हुई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे नारायण जी का भी है। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, हालांकि मैं वो बातें यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से कि आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अनेक जो शिल्पी होते हैं वो दिखाई नहीं देते, पीछे से काम करते रहते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं इसरो के भी सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं। और आज एक दिवसीय सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में, जहां एक ओर अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से हिमालय राज्यों के समग्र विकास के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। और मैंने आज प्रातःकाल आपसे अनुरोध भी किया है कि हमको प्रत्येक वर्ष, चूंकि जो हिमालयन राज्य हमारे जैसे, उनको भी, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, उसमें भी चूंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि लैंडस्लाइड है, हमारे यहाँ पर एवलॉन्च है, और अति वर्षा के कारण से आने वाली जो आपदाएं हैं, उन सब के बारे में हमने कहा है आपसे, और आपने पूरा भरोसा दिया है हमको कि हम इस पर जरूर सहयोग करेंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पर्यावरण, जल संरक्षण जैसे अनेक विषयों पर आज यहाँ पर भी मंथन किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से जो सुझाव आएंगे वो निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य के लिए नीति निर्धारक साबित होंगे। उसके साथ साथ पर्वतीय राज्यों के, जो हिमालय राज्य हैं, उनके सतत विकास में भी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा फिर से पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। आपको बताते चले कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश सरकार यात्रा मार्गों पर आ रही सभी बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। मंत्री महाराज ने आगे यह भी कहा कि अब तक लाखों श्रद्धालु चारों धाम की पावन स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं और जो कि प्रदेश में धार्मिक
पर्यटन के पुनरुद्धार और उनकी ओर संकेत है। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार की इस पहल से न केवल श्रद्धालुओं को राहत मिली है बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती मिली है और जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंच रहा है। रही है और हमने सभी जो श्रद्धालु लोग जा रहे हैं उनसे आग्रह किया है कि मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। इस प्रकार से चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा में कुल मिलाकर के 46,77,700 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है ऑनलाइन ऑफलाइन, और यमुनोत्री धाम में अब तक 5,54,260 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 5,69,057 लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 13,09,547 और बद्रीनाथ धाम के अंदर 10,83,990 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में अब तक 1,85,247 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारे चार धाम और हेमकुंड साहिब के अंदर 47,02,099 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। उत्तराखंड में बीजेपी को 1 जुलाई यानी कि कल नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। आपको बता दें कि 1 जुलाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। बताते चले कि मौजूदा भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट निर्विरोध नए अध्यक्ष घोषित हो सकते हैं और साथ ही साथ मौजूदा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दोबारा से भाजपा की कमान मिल सकती है। भाजपा संगठन में चुनावी पर्व के तहत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिसमें 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। तो वहीं आपको बताते चले कि भाजपा संगठन के चुनाव प्रभारी खजान दास ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद चुनावी प्रक्रिया में थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन अब इस चुनावी प्रक्रिया को जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा और जिसमें 1 जुलाई को उत्तराखंड में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। देखिए, बहुत थोड़ा सा लंबित हो गया था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु जिस तरह से आपने पहलगाम को देकर के और फिर ऑपरेशन सिंदूर इसको लेकर के चुनाव थोड़ा सा लेट हुए हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय संगठन ने निर्देशित किया है कि चुनाव की तय सीमा कर दी है कि यानी कि इसकी प्रक्रिया 29, 30 और 1 तारीख को पूरी कर ली जाएगी और हमारा प्रदेश अध्यक्ष 1 तारीख को घोषित हो जाएगा। तो आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिसमें कल यानी कि 1 जुलाई को बीजेपी को उत्तराखंड के लिए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि आपको बताते चले कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वे दोबारा से अपने पद पर मौजूद रह सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें 1 जुलाई को बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो पहलगाम हमले के बाद इस चुनावी प्रक्रिया में देरी हुई थी, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और जिसके बाद कल नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्षों की बात की जाए तो बीजेपी तमाम राज्यों में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कल के दिन को निर्धारित कर चुकी है, जिसमें आगामी दिनों में तमाम राज्यों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाएगी। और जहां पर आपको बताते चले कि कई राज्यों में हो सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष इस समय वर्तमान में विराजित हैं वही पुनः इस कमान को संभाले। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वही इस पद पर जो है दोबारा से आश्रित होंगे। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीजेपी के ओर से आज नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और जिसमें 1 जुलाई यानी कि कल इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस जो है तेज हो गई है, जिसमें हालांकि कई नाम जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिसके लिए कल घोषणा कर दी जाएगी कि कौन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुरा जी जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से आज नामांकन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई है। सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस प्रक्रिया का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनके नामांकन को वहाँ पर जमा कराने का काम किया गया। उस समय पार्टी के सभी वरिष्ठ विधायक वहाँ पर मौजूद थे, पार्टी के जितने सांसद हैं उत्तराखंड से सभी वहाँ पर मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद रहे। और जिस प्रकार से बीजेपी में लोकतंत्र की तरह पार्टी के संचालन को काम वहाँ पर किया जाता, तो सभी लोग उस प्रक्रिया से इस समय संतुष्ट वहाँ पर नजर आ रहे थे। जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं वो अभी तक यही है कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की इस नामांकन प्रक्रिया में अभी तक एक व्यक्ति का ही नामांकन वहाँ पर जमा हुआ है। जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका नामांकन वहाँ पर जमा हुआ और इसके बाद उस नामांकन पत्रों की जांच वहाँ पर की जाएगी। शाम तक का समय कह सकते हैं कि नाम वापसी के लिए यहाँ पर रखा गया है। 4 बजे तक उस पर भी स्थिति साफ यहाँ पर हो जाएगी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया जाता है तो फिर पार्टी की तरफ से जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का काम वहाँ पर किया जाएगा। पार्टी की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को उत्तराखंड में चुनाव का प्रभारी यहाँ पर नियुक्त किया गया, जो कल सुबह यहाँ पर पहुंचेंगे और इस चुनाव की प्रक्रिया को परखने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। जो स्क्रूटनी के बाद जो नाम बचेंगे उनमें से किसी एक के नाम पर वहाँ पर सहमति यहाँ पर होगी। अगर एक ही व्यक्ति का नामांकन यहाँ पर रहता है जिसकी उम्मीद यहाँ पर सबसे ज्यादा जताई जा रही है, तो फिर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ही कल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके नाम की घोषणा यहाँ पर हो जाएगी और उनकी दूसरी पारी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शुरू होती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी का जो लोकतंत्र है वो बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, इसीलिए पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। और बीजेपी के जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनका संगठन का अनुभव बड़ा बेहतर यहाँ पर रहा है। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं उत्तराखंड में बीजेपी कोई चुनाव यहाँ पर हारी नहीं है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनका प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से बनना तय यहाँ पर हो चुका है। जी बिल्कुल, अब जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से निर्विरोध महेंद्र भट्ट जी का नाम जो है आगे दिया गया है, तो लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से वो अपनी कमान जो है संभालेंगे। बिल्कुल, ये समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति का अभी तक नामांकन प्रक्रिया में सम्मिलित होना वो इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी में लोकतंत्र भले ही हो, लेकिन अभी पार्टी जिस अनुभव को यहाँ पर चाहती है, जिस ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर चाहती है, उस पर महेंद्र भट्ट सबसे उपयुक्त दावेदार यहाँ पर नजर आते हैं। इसीलिए उनके अनुभव को देखते हुए और आगामी दिनों में पार्टी में चुनाव के जाने का काम यहाँ पर करना, चाहे वो अभी पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव यहाँ पर हो जो 2027 में यहाँ पर होना है। ऐसे में अभी से ही संगठन को मजबूत देने की प्रक्रिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काफी आगे बढ़ते नजर आते, इसीलिए उनको दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने का निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि देर शाम तक किसी एक व्यक्ति की तरफ से और यहाँ पर नामांकन जमा भी किया जा सकता है और उसके बाद पार्टी की तरफ से उन सब प्रक्रियाओं को अपनाने का काम यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जो अभी तक पार्टी के सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। जी बिल्कुल, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां आज बीजेपी के संगठन पर्व के तहत प्रदेश मुख्यालय में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आपको बताते चले कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए नामांकन एवं निर्वाचन की प्रक्रिया का आगाज हुआ। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक और कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यह चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लंबे समय से संगठन को दिशा दे रहे हैं और आज उनके नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेना गौरव की बात है। यह चुनाव प्रक्रिया पार्टी की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि करता है। बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक
लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों मैंने और हमारे सभी सांसद गणों ने, अजय टुमका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसद गण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए, उनकी जांच हो। अब खबर कोटद्वार से है, जहां पर भारी बारिश के चलते कोटद्वार नसीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि नदी में तेज बहाव के कारण एक बार फिर से पुलिया टूट गई और जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया और ये वही पुलिया है जो कि कल भी क्षतिग्रस्त हुई थी। पर भारी जाम के कारण ट्रैफिक और दिल्ली फार्म रोड से डाइवर्ट किया गया था, लेकिन अब तेज बारिश के कारण वह वैकल्पिक मार्ग भी पूरे तरीके से बंद हो गया है। और आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि जरूरी हो तभी यात्रा करें और निकलने से पहले मार्ग की स्थिति की जानकारी जरूर है। तो वहीं आपको बताते चले कि पहाड़ी और हाईवे मार्गों पर फिलहाल सावधानी से यात्रा करने के लिए एकमात्र विकल्प है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ कोटद्वार से अंजना गोयल जी जुड़ गई हैं। तो अंजना, जिस तरीके से एकमात्र जो वैकल्पिक पुल था वो भी अब क्षतिग्रस्त हो गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच का जो रास्ता था कल भी टूट गया था और आज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जिसकी वजह से आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है। जो लोग बसों से जाने वाले थे वो ट्रेन की तरफ उन्होंने रुख किया है और ट्रेन में भी अब देख रहे हैं टिकटों की मारामारी चल रही है, लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी अंजना, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 3 दिन से लगातार कोटद्वार में बारिश हो रही है तो प्रशासन का कहना है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन जब एक ही बारिश होती है उससे प्रशासन के दावे हमेशा की तरह इस बार भी खोखले ही नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि प्रशासन की तैयारियां कुछ सामने नजर आई हो। तो अंजना, जिस तरीके से दोबारा से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, आवाजाही जो है पूरे तरीके से ठप हो गई है, इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके का वैकल्पिक रास्ता अभी तक नहीं बनाया गया है? क्या वहां पर एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीमें नहीं पहुंची हैं? जी, ये जो रास्ता टूटा है ये उत्तर प्रदेश की सीमा का रास्ता है जहाँ पर ये टूटा हुआ है और यही एकमात्र रास्ता था कि जो कोटद्वार के लिए आता था और कोटद्वार के जो बहुत सारे मजदूर थे या निचला तबका है वो आवाजाही करता था, क्योंकि वो मजदूरी के लिए वहाँ से इधर आते थे और इधर से वहाँ के लोग जाते थे। लेकिन ये रास्ता टूटने की वजह से काफी परेशानी हो रही है और लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह से अपना आवाजाही करेंगे या हम अपने रोजी रोटी का संकट भी कहीं ना कहीं गहराने लगा है। ठीक है अंजना जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि तेज बहाव के कारण पुलिया टूट गई है और जिससे एक बार फिर से नेशनल हाईवे पूरे तरीके से बंद हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश से रविवार को जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए रेड अलर्ट को पूरी तरह से सटीक साबित हुआ है और जो कि सुबह से ही बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। तो वहीं बारिश इतनी तेज थी कि शहर के नाले और गधेर उफान पर आ गए और जिससे सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई। तो वहीं लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि तेज बारिश का असर पर्यटकों पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानियों को दुकानों और छतों के नीचे शरण लेनी पड़ रही है ताकि वे भीगे नहीं। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय लोगों को और पर्यटकों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और आवश्यक रूप से ही बाहर निकले। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नैनीताल से समीर साहब की रिपोर्ट जो है राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जिला पंचायत सदस्य के समर्थित उम्मीदवार के लिए पार्टी के जिला प्रभारी और चुनाव प्रभारी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जिसके आधार पर पार्टी की तरफ से जिला पंचायत सदस्य के
समर्थित उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पार्टी की तरफ से जिला प्रभारी और पर्यवेक्षक घोषित किए जा चुके हैं और उनके द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जनपदों में पदाधिकारियों से बातचीत कर उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार की जा रही है। नाम का ऐलान के लिए हमारे जिलों के लिए जो प्रभारी नियुक्त हैं और विधानसभाओं के लिए जो प्रभारी नियुक्त हैं वो जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़े हुए, सांसद का चुनाव लड़े हुए प्रमुख नेताओं से, वहाँ पर जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे, और जो जो पंचायत में महत्व रखते हैं उन तमाम लोगों से वार्ता करके पैनल तैयार कर रहे हैं। और जैसे जैसे पैनल तैयार होंगे, फाइनल होते रहेंगे, हम नाम घोषित करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून के मसूरी रोड के मालसी रोड स्थित पुल के एक और का हिस्सा बारिश के बीच भरभरा कर गिर गया और जिसके चलते पुल के दोनों ओर भारी ट्रैफिक बाधित हो गया। तो वहीं आपको बताते चले कि गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है वह लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। लोगों ने इस बात पर लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कई बार लिखित रूप से स्थानीय विधायक और पीडब्ल्यूडी के विभागों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने भी इसकी कोई सुध नहीं ली। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह पुल पर्यटक स्थल मसूरी और देहरादून को जोड़ता है और इस पुल पर वीआईपी लोगों का भी आना जाना लगा रहता है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा न जाने कितनी बार इस पुल का निरीक्षण किया गया और इसके बाबत भी वैकल्पिक तौर पर दूसरे पुल के निर्माण का आश्वासन दिया, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन मात्र कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। बताते चले कि अंग्रेजों के जमाने के इस पुल की मियाद पूरे तरीके से हो चुकी थी और अभी तक भी इस पुल से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते थे। यदि इस और जल्द ही कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा इस पुल पर हो सकता है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी के विभाग इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिससे आने वाली बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।